नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीतिशास्त्र मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है, मूल्यांकन करता है। मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए उसके सामाजिक प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति जब कोई अनैतिक या नैतिक कर्म करता है तो उसे समाज पुरस्कृत या दंडित करने का प्रयास करता है। हम लोग नीतिशास्त्र के संबंध में इसी पुरस्कार और दंड के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। नीतिशास्त्र में नैतिकता को वैसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी समाज द्वारा उचित या अनुचित कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। विलियम लिली ने भी इसे ऐसे नियामक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है जो समाज में रहने वाले मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। स्वाभाविक है कि मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन समाज द्वारा किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रभाव के अलावा सामाजिक प्रभाव की भी समीक्षा होती है। उसके कर्मों के उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ पाए जाने पर समाज उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। व्यक्ति के कर्म के उचित या शुभ पाए जाने पर उसे प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है और अनुचित या अशुभ पाए जाने पर उसे निंदा या दंड का भागी होना पड़ता है। दंड या पुरस्कार नैतिक कर्मों के फल के प्रभाव के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। स्वाभाविक रूप से नैतिकता से ही संबंधित है। यही कारण है कि नीतिशास्त्र में दंड की अवधारणा, उसके स्वरूप, उसके प्रकार पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। किसी व्यक्ति को उसके अनुचित कर्म के लिए किसी सक्षम बाह्य सत्ता जैसे समाज, राज्य, धर्म द्वारा दी गई सजा को दंड कहा जाता है। बेंथम और मिल ने पुरस्कार और दंड को नैतिक प्रेरणा कहा है। दंड को नैतिकता की बाह्य निषेधात्मक दायित्व भी कहा जाता है। पनिशमेंट इज एक्सटर्नल नेगेटिव सैंक्शन ऑफ मोरालिटी। इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पनिशमेंट इज द इम्पोजिशन ऑफ एन अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट आउटकम अपॉन ए ग्रुप और इंडिविजुअल meted out by an authority as a response and deterrent to a particular action or behavior that is deemed undesirable or unacceptable। अर्थात दंड किसी अवांछनीय या अस्वीकार कर्म या व्यवहार के बदले भविष्य में उसे रोकने के लिए बाह्य सत्ता द्वारा किसी व्यक्ति या समूह पर एक अवांछित या सुकर परिणामकारी बंधन है।
यह दंड हमें किस रूप में दिया जाना चाहिए, इस पर नीति शास्त्र में विचार किया गया है और इसके विभिन्न सिद्धांत हमारे समक्ष आए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत दंड को लेकर बताए जाते हैं। पहला है रिट्रिब्यूटिव थ्योरी या प्रतिकारात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी और डेटरेंट थ्योरी, और तीसरा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी और एग्जीक्यूटिव थ्योरी। रिट्रिब्यूटिव सिद्धांत वैसे सिद्धांत को कहा जाता है जो किसी अनुचित कर्म के लिए प्रतिकार के रूप में दंड की व्यवस्था करता है। उसके अनुसार जैसा कर्म है वैसा व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। अगर दंड नहीं दिया जाता है तो नैतिक नियमों की सर्वोच्चता और संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए नैतिक नियमों की रक्षा के लिए, उसकी संप्रभुता को कायम रखने के लिए, कानून की रक्षा के लिए या उसकी संप्रभुता को कायम रखने के लिए दंड आवश्यक है। दंड उसी मात्रा में होना चाहिए जिस मात्रा में अपराध किया गया है। आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान इस सिद्धांत के स्पष्ट उदाहरण है। रिट्रिब्यूटिव थ्योरी 2 प्रकार का होता है। एक रिगोरिज्म या कठोरतावादी और दूसरा मॉडिफाइड या मृदुल मत। कठोरतावादी सिद्धांत में सीधे कर्म के अनुसार व्यक्ति को दंडित किया जाता है। उसमें व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी आयु, उसकी मानसिक क्षमता, उसका व्यक्तित्व इत्यादि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी मनुष्य की हत्या की है तो उसे फांसी की सज़ा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का अंग भंग किया है तो अंग भंग की सज़ा, और किसी ने अगर चोरी की है तो जितने की चोरी की है उतना का अर्थदंड इत्यादि। यह एक अत्यंत ही सीधा और सरल दंड विधान है। यह अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय सिद्धांत है। अरस्तु और प्रत्ययवादी दार्शनिक इसके समर्थक हैं। मृदुल मत के अनुसार नियमों की संप्रभुता और सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। उसे उसी मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए जिस मात्रा में उसने अपराध किया है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखा जा सकता है। अगर किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है तो उसके उम्र को ध्यान में रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति ने किसी विशेष परिस्थिति में या उत्तेजनावश कोई अपराध कर दिया है तो उसके अपराध को ध्यान में रखा जा सकता है। अर्थात मृदुल मत सामाजिक नियमों, राजनैतिक नियमों या नियम की सर्वोच्चता और संप्रभुता के साथ साथ विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। दूसरा सिद्धांत है प्रिवेंटिव और डिटरेंट थ्योरी। प्रिवेंटिव या डिटरेंट थ्योरी, जिसे निवर्तनवादी सिद्धांत कहा जाता है, यह समाज को ध्यान में रखता है।
व्यक्ति के अनुचित कर्मों का प्रभाव समाज में जिस मात्रा में पड़ता है उसको भी ख्याल में रखा जाता है और प्रयास किया जाता है कि ऐसा सजा दिया जाए जिसमें अपराध बढ़े नहीं, वह सजा दूसरों के लिए उदाहरण हो। उसे सजा को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति या स्वयं अपराध करने वाला व्यक्ति भविष्य में इस तरह के कर्म की पुनरावृत्ति नहीं करे। इन दोनों सिद्धांतों में व्यक्ति को साधन के रूप में उपयोग किया गया है, परंतु जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यक्ति को साधन के रूप में उपयोग करना नैतिक नहीं माना जाता है। इसलिए एक तीसरा सिद्धांत अस्तित्व में आया है जिसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी या एजुकेटिव थ्योरी कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग सुधारवादी सिद्धांत कह सकते हैं। सुधारवादी सिद्धांत नियमों के सर्वोच्चता और संप्रभुता के साथ साथ व्यक्ति केंद्रित होता है। इसके अनुसार दंड का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में सुधार है। कोई व्यक्ति जब अनैतिक या अपराध कर्म करता है तो उसका उद्देश्य व्यक्ति को इस रूप में दंडित करना है कि उसमें सुधार हो, वह आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कर्मों के प्रति प्रवृत्त नहीं हो। यह व्यक्ति की परिस्थितियों और उसके मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व पक्ष को ध्यान में रखता है। यह एक मानवतावादी सिद्धांत है। इसके लिए 3 अंग हो जाते हैं। ये 3 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। एक थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, एक थ्योरीज मनुष्य अपराध करता है। अपराध करने के लिए वह प्रेरित होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई रोग है। उसकी शारीरिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह इस तरह से व्यवहार करता है कि वह सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक नियमों का विरोधी हो जाता है। मानव विज्ञान यह मानता है कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से नियंत्रित होता है। उसके हार्मोन्स उसके व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं। अगर हार्मोन्स या शारीरिक स्थिति में कहीं कोई त्रुटि हो जाती है या कोई रोग हो जाता है या कोई असामंजस्य या इम्बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति अनुचित कर्म करने से भी नहीं हिचकता है। वह सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। यह सिद्धांत अपराध या अनैतिक व्यवहार के लिए व्यक्ति के शारीरिक पक्ष को जिम्मेवार मानता है।
इसके अनुसार व्यक्ति में शारीरिक रोग के कारण, न्यूनता के कारण या अन्य शारीरिक स्थितियों के कारण वह अनैतिक कर्म या अपराध के तरफ प्रेरित होता है। परंतु व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए व्यक्ति भी अपराध में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए सभी अपराधों को या अनुचित कर्मों को शारीरिक रोग का नाम नहीं दिया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है अपराध सामाजिक विज्ञान। अपराध सामाजिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य अपनी सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपराध या अनुचित कर्म की तरफ प्रेरित होता है। गरीबी, असमानता या पारिवारिक जटिलता इत्यादि के कारण व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह अपराध कर बैठता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसको ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाए कि वह अपराध की तरफ प्रेरित नहीं हो। उसे सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि अपराध सामाजिक विज्ञान यह मानकर चलता है कि सामाजिक स्थितियों के कारण व्यक्ति अनैतिक कर्तव्य करता है, परंतु बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिनका व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध या अनैतिक कर्म व्यक्ति की दमित इच्छा, विशेषकर कामेच्छा से प्रभावित है। अपनी इच्छाओं के दमन के कारण व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की कुंठा उत्पन्न होती है जो परिवर्तित होकर अनैतिक कर्मों की तरफ प्रेरित करती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का मनोविश्लेषण किया जाए और उसके दमित कुंठा को उभार कर यह जानने की कोशिश की जाए कि किस भावना के दमित होने के कारण उसने अपराध किया है, और उसे बता दिया जाए कि वो किसी विशेष दमित इच्छा के कारण इस तरह का व्यवहार करता है। ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति स्वयं अपने आप में सुधार कर लेगा और अपराध समाप्त हो जाएंगे। सुधारवादी सिद्धांत दंड से ज़्यादा व्यक्ति को सुधारने, उसको प्रशिक्षित करने और उसकी परिस्थितियों के परिष्कार की तरफ ध्यान देता है। परंतु यहाँ समस्या यह है कि सभी प्रकार के अपराधों को मानसिक कुंठा से उपजे हुए अपराध नहीं माना जा सकता है। जे.एन. सिन्हा ने कहा है कि यह अपराधों में से एक प्रकार है जिसमें मानसिक कुंठा की भूमिका होती है।
बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति होशोहवास में अनैतिक कर्मों का संपादन करता है। ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। सभी अनैतिक कर्मों को व्यक्ति के शारीरिक रोग, व्यक्ति के सामाजिक विषमता या सामाजिक समस्या या मानसिक समस्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि सभी सिद्धांत एकपक्षीय और एकांगी हैं। इसमें किसी एक को दंड का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं और विशेष प्रकार के अनैतिक कर्म के संदर्भ में उनकी व्याख्या की गई है। यह सही है कि नियम सर्वोच्च हैं और उनकी संप्रभुता कायम रखनी चाहिए और व्यक्ति को उसी अनुपात में दंड मिलना चाहिए जिस अनुपात में उसने अपराध किया है। यहाँ तक प्रतिकारात्मक सिद्धांत सही प्रतीत होता है, परंतु इसके साथ साथ यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, वह क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके हार्मोन्स में कहीं इम्बैलेंस है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और व्यक्ति को इस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए कि वह समाज के लिए उदाहरण बने। अर्थात न्याय को सम्यक होना चाहिए, उसकी मात्रा में होना चाहिए, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उससे सीख ले। साथ ही साथ उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दंड का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह कोई एक सिद्धांत न्याय का पर्याप्त मानदंड नहीं हो सकता है। सभी सिद्धांतों को एक साथ व्यवस्थित ढंग से अगर लागू किया जाता है तो न्याय हो सकता है और दंड उचित होगा। यह दंड सिद्धांत डिग्री 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग हर साल इससे एक प्रश्न आता है। इसमें मुख्य रूप से एक ही प्रश्न बनता है, परंतु कभी कभी इनके अलग अलग प्रकारों के पर भी प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न यह बनता है कि दंड सिद्धांत के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि दंड के प्रतिकारवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि दंड के निवर्तनवादी सिद्धांत की व्याख्या करें।
और चौथा प्रश्न यह बनता है कि दंड के सुधारवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। ये चारों प्रश्न बराबर महत्वपूर्ण है। कभी मुख्य प्रश्न के रूप में और कभी टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इन चारों सिद्धांतों या चारों प्रश्नों पर अलग अलग विचार किया है। दंड सिद्धांत के विभिन्न प्रकारों का एक साथ मूल्यांकन हम लोगों ने किया। अब हम लोग अगले व्याख्यान में प्रतिकारवादी सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।